बच्चों, आज का वीडियो है सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी। और आप लोगों ने 10th में जितना पढ़ा है बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पूरा रेस्पिरेशन समझ में आए। रेस्पिरेशन इस पूरे मेटाबॉलिक जो आपके चैप्टर्स हैं मेटाबॉलिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट टॉपिक्स को आसान शब्दों में भी समझा जा सकता है इजीली। आप जो है केवल वीडियोज़ को देख लें। 10 से 5 मिनट का वीडियो होता है, छोटा सा टॉपिक है, आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस को समझते हैं आज के टॉपिक में, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको रिकैप में लेकर चलते हैं 10th के में। जैसे आपने 10th में पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन प्रोसेस जो पढ़ी थी, उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, ग्लूकोज बिकम कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ये आप लोगों ने पढ़ रखा था, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। उसके बाद इसके 3 फेट थे, यानी कि 3 इसका भविष्य हो सकता था। 3 इसके फेट थे। एक फेट था ये कि ये ऑक्सीजन इससे मिल जाए और ये CO2 एंड H2O में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन था, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन था। दूसरे केस में आपने पढ़ा था कि आपको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर चीज़ बनती थी जिसको बोलते थे एथेनॉल। एथेनॉल साथ ही निकलती थी इसमें CO2 और ये कहलाता था फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है जो कि ईस्ट में, बैक्टीरिया में होता है। और एक आपने पढ़ा था मसल्स में, इन केस अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो पायरुविक एसिड जो कि खुद 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक दूसरे 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन द मसल्स एंड इट विल बी अ कॉज ऑफ मस्कुलर क्रैम्प। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा था। नाउ द थिंग इज दैट कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन है, ये चाहे ईस्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, इन सब में सेम होता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। पहले तो ये बात समझ लें कि ये ग्लाइकोलिसिस है। दूसरी बात ये समझ लें कि ग्लाइकोलिसिस दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता हो, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है, यानी देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट नीडेड, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन वाला काम ही नहीं होना। तीसरी बात यह है कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हुआ। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स ब्रेक करना। किसको ब्रेक करना? ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज खुद में 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये याद रखना, क्योंकि हम इसका फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये C6H12O6 पायरुविक एसिड यानी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो हम समझ लें इसमें 2-3 चीजें कि ग्लूकोज जो है उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्जन करना, दैट इज ए प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, लिसिस ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है और 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में, या 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है। इसको पायरुविक एसिड कहते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। दूसरी बात यह समझनी है कि ग्लूकोज जो है उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्जन करने के लिए ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये प्रोसेस होती कहाँ है, तो ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ये आपको 11th के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या समझा? ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। पहला तो ये काम है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। दूसरी बात समझनी है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं है। तीसरी बात समझनी है, कहाँ होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है। चौथी बात समझनी है कि इसमें टोटल 4 ATP फॉर्म होते हैं। कितने? 4 ATP फॉर्म होते हैं और 2 ATP खर्च हो जाते हैं प्रोसेस में, इसलिए इसमें नेट गेन जो होता है वो 2 ATP का होता है। बाकी की जो है वो हाइड्रोजन कैरियर है, वो हाइड्रोजन कैरियर लेकर जाएंगे उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां पर इसका फिर से ATP सिंथेसिस में यूज होगा। तो यहाँ पर जब इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम समझाएंगे जब बैलेंस शीट, तो उसमें आपको इस चीज़ को समझा देंगे कि इसमें एक्चुअल में ये काम कैसे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस को
हम आपको ट्रिक सिखा देंगे, उस ट्रिक से आप ग्लाइकोलिसिस को ईजिली बहुत जो है आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और नीट में उसको अप्लाई कर सकते हैं इन ऑप्शंस। बहुत सिंपल। अब यह है ग्लूकोज, देख रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब बच्चे इतना तो समझ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पाते होता कैसे है। देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाली शुगर है, 6 कार्बन वाली, तो 6 को बोलते हैं हेक्सो, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक वर्ड यूज हुआ काइनेज। जब भी ये वर्ड यूज हो काइनेज, काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमेशा एटीपी से फास्फोरस को तोड़कर सबस्ट्रेट में जोड़ देता है, ये याद रखना है। यानी इसका क्या कर देता है, फास्फोरिलेशन कर देता है, एटीपी को इसमें जोड़ देता है, एटीपी से फास्फोरस को तोड़कर इसमें फास्फेट को जोड़ देता है। काइनेज माने एटीपी को तोड़ना, ठीक है ना। तो काइनेज, अब ग्लूकोज हेक्सो है, काइनेज एटीपी को तोड़ता है, तो ग्लूकोज में क्या चीज जुड़ जाएगी, फास्फेट जुड़ जाएगा। तो किसमें, कहां पर जुड़ेगा, 6 कार्बन पर जुड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। स्टेप पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में फिर एक एक्टिविटी होगी जिसको बोलेंगे हम, यहां पर ग्लूकोज जो है वो अपने ही एक आइसोमर में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। और ये कौन करेगा, आइसोमेरेज में तो कौन करेगा, आइसोमेरेज। अगर आप सबस्ट्रेट पूरा एंजाइम का नाम भूल जाए तो जिन जिन को अंडरलाइन कर रहे हैं केवल उनको याद रखना है, यहाँ काइनेज याद रखना है, यहाँ आइसोमेरेज याद रखना है, ओके। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज, बाकी सेम टू सेम सही रहा। अब ये यहाँ पर हमने क्यों बताया, ऐसा इसलिए बताया है कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि डायरेक्ट सबस्ट्रेट अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज भी आ सकता है यहाँ पर, है ना। ग्लूकोज तो आ ही रहा है, फ्रक्टोज भी आ सकता है। फ्रक्टोज एज ए सबस्ट्रेट क्यों इसलिए बताया, क्योंकि ये सुक्रोज होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, ये ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो अगर सुक्रोज जो कि स्टोर है प्लांट में, अगर टूटती है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज यहाँ से ग्लूकोज आ गया और यहाँ से फ्रक्टोज आ गया। इस तरीके से ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब 1-2-3 चीज़ें समझ लो। जो रेस्पिरेटरी चैन आपको, जो रेस्पिरेशन आपको समझाया जाता है वो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होता है। तो कोई नहीं पता है कि इसमें ग्लूकोज का फेट क्या होगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट तक आएगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट भी आ सकता है बाहर से किसी और मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, है ना। तो ये सारी साइकिल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। चूंकि हम आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ा रहे हैं तो आपको ये समझा दे रहे हैं, ये फ्रक्टोज डायरेक्ट भी आ सकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एनसीईआरटी में भी, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आइसोमेरेज। अगर ये ग्लूकोज से पाथवे आ रहा है तो यहाँ तक आएगा और फ्रक्टोज से आ रहा है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ओके, काइनेज एक्टिविटी से। अब ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में फिर से काइनेज होगा, यानी कि फिर से एक एटीपी अपना फॉस्फेट देकर इसको फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में बदल देगा। यानी 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे भी एक फॉस्फेट लगा हुआ है और एक 1 पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हो जाएगी और इस स्प्लिटिंग को करता है एल्डोले। देखिए साहब, हमने ब्लू कलर से लिखे हैं एंजाइम, यहाँ पर इसको येलो कलर से दिखाया है क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड टूट जाएगा, एक कंपाउंड बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्ड। अब जिन लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ा होगा वो समझते होंगे कि जितने भी कार्ब्स होते हैं उनमें या तो एल्डिहाइड होता है या कीटो ग्रुप होता है। तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया एल्डोज शुगर में, जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्ड। बड़ा नाम है, याद नहीं हो रहा है तो शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं 3PGAL। क्लियर। तो 3PGAL में कन्वर्ट हो गया एक मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी एक आइसोमर है इसी का, तो इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं DHAP। ये DHAP हो गया। अब जो DHAP है ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। DHAP कैन कन्वर्ट इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्ड। यहाँ पर जो काम करेगा फिर वही बात, आइसोमरेज काम करेगा। चूंकि 3 शुगर वाला है, 3 कार्बन वाला है तो ट्राइओज हो गया। OH मीन्स शुगर, फॉस्फेट इसलिए क्योंकि इसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो ये ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज हो गया, है ना। तो ये 3DHAP भी कन्वर्ट हो गया किसमें, 3PGAL में, ओके। यहां तक आ गए आप। तो अब 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3PGAL के हो गए 2 मॉलिक्यूल, यानी एक चल रहा है ये और एक और इसके साथ ही चल रहा है इसके साथ, ओके। यानी कि अगर जैसे मान लें यहाँ पर 3PGAL फिर से बन गया तो 3 जो स्टेप यहाँ फॉलो होंगे वो स्टेप यहाँ भी फॉलो होंगे, यानी कि एक पायरुविक एसिड यहाँ, एक पायरुविक एसिड यहाँ, तभी बन पाएगा। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्ड के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2। इसको छोड़ दो अगर तो समझ नहीं आ रहा है, इतना केवल याद रखो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है ना।
3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में यहाँ पर अब यहाँ एक चीज होगी, वो है डिहाइड्रोजिनेज। देखो डी मीन्स निकला है डिहाइड्रोजिनेज, डी मीन्स निकल गई, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन, एएसई मीन्स एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो हाइड्रोजन को निकाल दे। तो ये डिहाइड्रोजिनेज को ही याद रखना है। देखिए जो जो वर्ड यूज है वो याद रखना, काइनेज, आइसोमरेज, काइनेज, फिर एल्डोलेज है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से हाइड्रोजनेज है, डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज से हाइड्रोजन निकल गई, उस हाइड्रोजन को ले लेगा एक हाइड्रोजन कैरियर एनएडी, निकोटिनामाइड एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड नाम है इसका, फुल फॉर्म ध्यान नहीं रखना है आपको, कोर्स में नहीं है आपके, एनएडी ले लेगा इसको, ठीक है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होता है वो हमेशा एसिड बनाता है। तो यहाँ पर जब बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आपको बदल जाएगा ग्लिसरिक एसिड में, ये ग्लिसरेट भी लिखा है कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया दूसरा, साथ ही साथ इसमें फॉस्फेट ऐड होगा और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आती है यहाँ पर मेन चीज, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी अब इसके पास 2 फॉस्फेट हो गए, एक पहली पोजीशन पर लगा है, तीसरी पोजीशन पर लगा है, पोजीशन छोड़ दो। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर से काइनेज एक्टिविटी होगी। अब जिसमें होगा तो यहां पर फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, एडीपी इसके फॉस्फेट को लेकर एटीपी बना देंगे, यानी एक फॉस्फेट इसका रिमूव हो जाएगा, तो रह जाएगा केवल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मेरे ख्याल से इसे याद करना बहुत आसान है। यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसमें एक म्यूटेशन होगा म्यूटेज एंजाइम से। कौन? म्यूटेज एंजाइम जो है इसकी पोजीशन को बदल देगा और बदल देगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम से रिएक्शन करेगा, H2O के एक मॉलिक्यूल को निकालेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। ये 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बन गया। 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड फिर से काइनेज एक्टिविटी होगी और एडीपी से फिर से एटीपी बनेंगे, यानी फिर से यहाँ पर एक फॉस्फेट रिमूव कर दिया जाएगा और ये कन्वर्ट होकर फॉस्फेट यहाँ पर आ जाएगा, जिससे यहाँ पर एटीपी बन जाएंगे। चूंकि ये प्रक्रिया 2 अलग अलग जगह चल रही है, इसलिए 2 एटीपी यहाँ बने, 2 एटीपी यहाँ बने, बन गए 4 एटीपी जो हमने आपको शुरू में बताए थे। और जो 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, फॉस्फेट जब निकल जाएगा तो यही चीज कहलाएगी पायरुविक एसिड। ये हमारा लास्ट एंड प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है, पायरुविक एसिड, और ये बनता है साइटोप्लाज्म में। तो आपको ये पूरा फैक्ट इसका याद रखना है, इसके जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को याद रखना है। ऐसे ही इसको एज सच चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसमें जितने भी एंजाइम्स लिखे हुए हैं, एंजाइम्स आपकी बुक में नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो आप उसको एंजाइम को मेंशन कर लेना और एंजाइम्स के जैसे हमने नाम बताए उसी नाम से उसी अकॉर्डिंग याद कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपके जो नीट के और आपके जो बोर्ड के हिसाब से जो 11th का आपका एग्जाम होगा उसके हिसाब से ये इंफॉर्मेटिव बहुत वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे आसानी से सेव करके अपने पास रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें, देखते रहें A to Z, और अपने बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें।